हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2021 का जो पीआरटी का पेपर है उसकी साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और ये हम मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपने जो नंबर है वो काउंट करना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं। मैंने लगभग 6 पेपर करवा दिए हैं। ये 7वां पेपर रहेगा साइकोलॉजी का, जिसमें हम पीजीटी टीजीटी सब जो लेवल है उनके साइकोलॉजी कर रहे हैं। तो ये पीआरटी का रहेगा। ये थोड़ा ईजी पेपर है तो इसलिए थोड़ा मैं इसको फास्ट करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में काले व सफ़ेद कार्ड कितने हैं? तो ये प्रीवियस जो पेपर किया था उसमें भी आया था, मैंने आपको बताया था। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, ये सबसे पहले तो किस चीज़ का परीक्षण रहेगा? जो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, इसमें ये 1921 में हरमन रोशा ने दिया था, ये आपको याद रखना है। हरमन रोशा ने दिया था। और ये जो इसमें क्या रहेगा, इसमें टोटल 10 कार्ड रहेंगे और 10 कार्ड रहेंगे तो इसमें जो मैं आपको बता दूं 5 तो रहेंगे वो ब्लैक एंड वाइट रहेंगे और इनमें से फिर 2 रहेंगे ब्लैक वाइट एंड रेड और बाकी के बच गए वो मल्टी कलर रहेंगे। ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें सिर्फ काले और सफ़ेद पूछें तो कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यवहारवादी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान माना, फिर चेतना का माना और फिर उसको लास्ट में जाके इसको क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान माना था। और व्यवहारवाद के जो जनक रहेंगे वो वॉटसन रहेंगे। तो इसमें पूछा है कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो व्यवहारवादी कौन कौन थे? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, ये सब कौन से व्यवहारवाद हैं? तो वॉटसन भी व्यवहारवादी है, स्किनर भी और हल को भी व्यवहारवाद से जुड़े हैं। लेकिन फ्रॉयड ने कौन सा जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है, ये मनोविश्लेषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो 6 से 12 वर्ष की आयु से कौन सी अवस्था संबंधित है? तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी सबकी टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है। 8 है, मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो आपको डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहली तो रहेगी 0 से लगभग 1.5 वर्ष, फिर 1.5 से 3, ऐसे मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको जो ईयर है वो भी याद करना और इनकी कौन सी पहली है कौन सी दूसरी, क्योंकि हर पेपर में मैंने देखा है एक क्वेश्चन इससे बन रहा है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं और उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है, सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे देखो, संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं और फिर उस स्थिति में अगर संतोषजनक प्रभाव करती हैं तो क्या होगा? उसके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। तो ये कौन सा नियम रहेगा? सीखने का नियम। यहाँ लर्निंग जो हमारे प्रिंसिपल उनसे संबंधित है, सीखने का जो नियम है, तो ये थोंडाई कराएगा। और वो भी कौन सा? प्रभाव का नियम। जो मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम इसके मुख्य हैं और 5 नियम इसके गौण है। तो इसमें कौन सा रहेगा? प्रभाव का नियम रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? प्रेरणा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपको इंग्लिश में याद रखना है। ये किसने दी थी? ये हल ने दी थी, आपको ध्यान रखना। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, प्रेरणा की भी 3-4 थ्योरियां हैं। एक तो है जो कौन सी है, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो दिया था मैकडूगल ने। और जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो हल ने दी है। और जो साइको जो से रिलेटेड है वो किसने दी? वो फ्रायड रहेगा उसका जनक। नेक्स्ट है, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है, व्यक्तित्व अध्ययन की है कौन सी विधि है? तो सेल्डन ने मनुष्य के शारीरिक आयाम के आधार पर उसको विभक्त किया है। तो ये विभिन्न प्रकार बताए हैं सेल्डन ने, जैसे गोलाकार, 3 टाइप बताए थे जिसमें सेल्डन ने गोलाकार, लंबाकार, जिसमें गोलाकार वे होते हैं जिनको आराम ज़्यादा पसंद होता है, जो समाज से घुलने मिलने के शौकीन होते हैं। लंबाकार जो पतले होते हैं, दुबले होते हैं और जिनकी मांसपेशियाँ कम विकसित होती हैं और वह संकोची स्वभाव के होते हैं, उन्हें समाज से मिलना पसंद, अकेला रहना पसंद होता है। ये किसने बताए थे? सेल्डन ने 3 वो बताए थे। तो ये सेल्डन का ये रहेगा प्रकार विधि। कौन सी रहेगी? टाइप मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सी? लर्नर सेंटर्ड नहीं है, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है। सरकारी अधिगम बिल्कुल ये किससे रिलेटेड रहेगा? चाइल्ड सेंटर रहेगी, समस्या समाधान भी चाइल्ड सेंटर रहेगी, परियोजना भी, लेकिन व्याख्यान रहेगा ये रहेगा सिर्फ टीचर सेंटर्स। तो लेक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ड ने दिया था। त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ड ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। समूह कारक भी फिर किसने दिया? एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया। द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया।
और स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया है? त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बुद्धि या विकास उत्पाद है किसका? अनुवांशिकता या वातावरण का। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, वैसे भी याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो बच्चों के जो शारीरिक विकास उसको कौन? भौगोलिक वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट में अच्छे से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते तो उनकी तबियत खराब हो सकती है। तो ये बिल्कुल पौष्टिक भोजन भी, अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वे कम विकसित होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जिसमें भूख प्यास नींद ये हमारे जन्मजात होते हैं, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसमें क्या उपलब्धि, अचीवमेंट्स, ये जन्मजात नहीं है। नेक्स्ट है सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? अब यहाँ सजा से बचना, सजा से बचने का प्रयास कौन करता है? बच्चा। और बच्चे से रिलेटेड दो ही अवस्थाएं हैं, दंड एवं आज्ञा पालन, साधन सापेक्षता। ये सब किस में ही? ये फर्स्ट लेवल में ही है। और मैंने आपको बताया है कोलबर्ग के कितने 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है उसकी 2 स्टेज रहेंगी, वो रहेंगी पहली तो दंड एंड आज्ञा पालन, दूसरी रहेगी साधन सापेक्षता। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा स्तर रहेगा? ये रहेगा प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अंतर्संबंधों का सिद्धांत बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सारे विकास शारीरिक मानसिक ये सभी क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ये भी होता है। दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब जैसे जो हमारा विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है या परिधि से बाहर की तरफ होता है। ये जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको सिफेलोकोडल बोलते हैं, और जो हमारा केंद्र से परिधि की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो नहीं है विकास से संबंधित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जो मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्ति हैं वो आपको अच्छे से याद करना है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एस्केप, फियर होगा तो बिल्कुल भाग जाएगा। एंगर, क्रोध का अपकर्षण नहीं होगा। जिज्ञासा, आश्चर्य होता है। शरणागति, विषाद, डिस्ट्रेस होता है तो क्या होता है? शरणागति। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेकंड हमारा गलत दिया हुआ है। इसकी जो मूल प्रवृत्ति है इसकी भी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, वो भी आपको वहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल्स का बहुवचन गर्ल्स होता है, और इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? तो जो अधिगम जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 है, सबसे पहला रहेगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव में क्या होता है? जब पहले सीखा हुआ ज्ञान हमारे आगे आने वाले सीखने वाले ज्ञान में सहायक होता है उसको पॉजिटिव लर्निंग ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि पहले किसी ने साइकिल सीख रखा है तो उसको बाइक सीखने में आसानी रहती है, तो ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया लर्निंग का। लेकिन अगर पहले सीखा हुआ ज्ञान बाधा बन रहा है आगे वाले सीखने में, तो वो क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। अब जैसे किसी ने, अब यही एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या गर्ल्स पहले पढ़ाया है कि टीचर ने गर्ल्स का क्या हो गया? गर्ल्स बनेगा बहुवचन, लेकिन उसने वुमेन का भी क्या बना दिया? वुमेन्स बना दिया। हमें पता है वुमेन का वुमेन होता है, यही बहुवचन होता है, इसमें ई आ जाता है, वो वुमेन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो इसमें क्या हो रहा है? जो पहले वाला सीखा हुआ ज्ञान उसकी बाधा बन रहा है, मतलब सहायक नहीं हो रहा है, तो वो रुकावट डाल रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। और जीरो में जीरो ट्रांसफर कौन सा होता है? जो पहले सीखा हुआ ज्ञान ना तो आगे सीखने वाले ज्ञान में कोई बाधा उत्पन्न करता और न ही उसको में सहायक होता, तो वो होता है जीरो ट्रांसफर। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? जो क्रिएटिविटी का विकास करना वो कौन से आयाम से संबंधित? वो रहेगा मानसिक विकास, क्योंकि हमारा जो क्रिएटिविटी आती है वो बच्चे में दिमाग से ही होता है, दिमाग से ही वे चीज़ें रिलेटेड होती है। तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति तो मापन की एक प्रक्षेपी कौन सी? प्रोजेक्टिव, यहाँ पे प्रोजेक्टिव मेथड पूछा है व्यक्तित्व मापन की। तो प्रोजेक्टिव मेथड जिसमें कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाया जाए, मैंने आप पहले भी बताई है आपको, व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं, और मनोविश्लेषण भी दी हुई हैं। 2 ही विधि होती हैं जिसमें स्वतंत्र शब्द साहचर्य और स्वपन से रिलेटेड 2 विधि हैं मनोविश्लेषण की। लेकिन जो प्रोजेक्टिव मेथड है वो जितने भी टेस्ट हैं जैसे TAT, CAT, चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये सब किस में आएंगे? प्रोजेक्टिव में आएंगे। और शब्द साहचर्य, शब्द पूर्ति, ये पूर्ति वाले भी, जैसे पूर्ति इसमें बच्चा खुद करके दिखा रहा तो प्रोजेक्टिव मेथड्स में आएंगे। तो यहाँ पे क्या इसमें अवलोकन तो हमारी वस्तुनिष्ठ होगी, देख के बस ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। इसमें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आत्मकथा, खुद की आत्मकथा क्या होगी? व्यक्तिनिष्ठ होगी। साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना कौन सी होगी? इंटरव्यू लेना भी इसमें ही आएगी, व्यक्तिनिष्ठ में आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो खेल और ड्रामा इसमें परफॉर्मेंस हो रहा है तो ये किस में आ जाएगी? प्ले एंड ड्रामा किसमें? प्रोजेक्टिव मेथड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। तो बुद्धि के मैंने आपको बताया था, बुद्धि के परीक्षण व्यक्तिगत होते हैं
और सामूहिक होते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था, सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत में भी दो होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो व्यक्तिगत में भी कौन से होते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक। तो व्यक्तिगत में भी वर्बल और नॉन वर्बल, और इसमें भी वर्बल होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल में जो मतलब बोल के ही पूछे ना क्वेश्चन, लेकिन नॉन वर्बल में लिखित चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें पूछा है कि अर्म अल्फा परीक्षण किस प्रकार का, शाब्दिक, समूह परीक्षण, अशाब्दिक। तो ये रहेगा हमारा वर्बल रहेगा, और कौन सा रहेगा? ग्रुप रहेगा, वर्बल ग्रुप टेस्ट। लेकिन बीटा आ जाए यहाँ पे, आर्मी की जगह बीटा आ जाए, तो वो कौन सा रहेगा? अशाब्दिक समूह परीक्षण। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। और जो सामान्य परीक्षण रहेगा, सामान्य आर्मी परीक्षण, वो भी कौन सा रहेगा? वो रहेगा शाब्दिक समूह परीक्षण। और शिकागो वाला कौन सा रहेगा? अशाब्दिक समूह परीक्षण। ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है? तो यहाँ पे जो अगर किसी सीखने वाले की अलग अलग रुचियाँ हैं, अलग अलग उपलब्धियाँ हैं, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? ये दिखाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। ये आपको याद रखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ आपको रुचि दे के स्वेगात्मक की तरफ नहीं भागना है, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें पूछा है कि कोई भी जो लर्नर है उसकी अलग रुचि है, अलग उपलब्धियाँ हैं, तो वे किस वजह से होती हैं? वो होती है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है और पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत यह क्या कहलाता है? तो ये पियाजे का एनिमिज्म रहेगा भाई। एनिमिज्म क्या होता है? जब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग समझ लेते हैं और लिविंग थिंग की तरह उसके साथ बिहेव करते हैं, तो वो होता है एनिमिज्म। अब जैसे बच्ची गुड़िया को क्या समझ रही है? जीवित समझ रही है, तभी उसके डेली कपड़े बदलती है, तो ये क्या रहेगा? जीववाद रहेगा। नेक्स्ट है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो इनसाइट थ्योरी है वह अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? ये कोहलर ने दी थी, और इसको गेस्टाल्टवादी थ्योरी बोला जाता है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? तो इसने 3 चीज़ें बताई थी चिंतन से रिलेटेड, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये आपको याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है उसमें 3 उसने चिंतन की जो विधि है वो बताई हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब किसी सिंबल को देखकर बच्चे के दिमाग में जो चिंतन करता है, वो किसी आइकन को देखकर, आइकन मतलब किसी दृश्य को देखकर उसके मन में जो वो उन चीज़ें सोचता है। और एक इनेक्टिव, एक्टिव होकर कुछ भी सोचना। तो ये अंकिक, ये हमारा बुद्धि से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है, मोहन का व्यक्तित्व व बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? अभी तो हमारा आया था कि अलग अलग भिन्नताएं हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलेंगे। मोहन का व्यक्तित्व सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें जो इंटर और जो इंट्रा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंटर है वो तो जैसे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। लेकिन इंट्रा किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भिन्नताएं होती हैं, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसको खुद के अंदर, मतलब जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो जो मेरे अंदर जो होगा वो इंट्रा बोला जाएगा। इंट्रा ये एक व्यक्ति से संबंधित होता है, ये लोगों से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये एक न्यू क्वेश्चन रहेगा, बुद्धि से ही क्रिएटिविटी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन बुक में ये नहीं दिया हुआ है। तो टोरेंस का जो सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो टोरेंस ने किसके ऊपर परीक्षण किया था? क्रिएटिविटी के ऊपर टेस्ट किया था। ये आपको याद रखना, टोरेंस टेस्ट किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी से है। तो इसने अपने टेस्ट में कौन सी बातों को शामिल किया था और कौन सी नहीं? तो इसमें असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, अनयूजुअल यूजेज रिलेटेड टास्क, बिल्कुल इसने क्रिएटिविटी में तो काम ही ऐसा किया जाता है कि एक चीज़ के बहुत से असाधारण उपयोग बताए जाते हैं। तो अनयूजुअल यूज रिलेटेड टास्क इसने किया था। फिर युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य। नेक्स्ट है, उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य, प्रोडक्ट की मतलब उसको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना रिलेटेड टास्क, बिल्कुल ये भी किया था। आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क, पूछो अनुमान लगाओ संबंधी कार्य भी, लेकिन ये वाला जो कार्य है ये इससे संबंधित नहीं है। न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या करते हैं? बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित कौन सा नहीं है? बड़ा समूह, विद्यार्थियों की अंतरक्रिया, बिल्कुल सही, बच्चे सीखते हैं कोऑपरेटिव।
इंटरडिपेंडेंस ये भी सही है, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन बड़ा समूह कोई कोऑपरेटिव समूह, कोऑपरेटिव लेटिंग से लर्निंग है, लेकिन बड़ा समूह उसमें अगर अंतरक्रिया ही नहीं हो रही है तो उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, ऐसा कैसे हम मान सकते हैं? सिर्फ बड़ा समूह लिखने से कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाता है? तो ये मैंने अभी ऊपर बताया था, ये किसके पर्सनैलिटी के टेस्ट रहेंगे, जिसको चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है। TAT ये सारे किस में आ जाएंगे? प्रोजेक्शन मेथड में आएंगे, ये आपको याद रखना है। TAT, CAT, WAT, तो इसमें क्या आ जाएगा? व्यक्तित्व आएगा। नेक्स्ट है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संकेत जो साइन लैंग्वेज है वो किसके लिए आएगी? साइन लैंग्वेज जो सुनने में असमर्थ है, जो सुन नहीं सकते, उन्हीं के लिए क्या आएगी? साइन लैंग्वेज लेते हैं हम। तो श्रवण असमर्थ, जो सुनने में असमर्थ हैं, तो हियरिंग डिसेबल। नेक्स्ट है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो समूह कारक दिया थ्रस्टन ने। किसने दिया? थ्रस्टन ने। स्पीरमैन ने द्विकारक कारक दिया है, और जो विने ने दिया एक कारक समूह कारक थ्रस्टन ने, और बच गया कौन सा? बहुकारक थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर ने। ये आपको याद रखना है। बेसल आयु के मापन से संबंधित है। बेसल आयु इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, तो ये किससे रिलेटेड रहेगा? बेसल आयु। तो ये आयु वाला जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड होता है? ये बुद्धि से रिलेटेड है। बेसल आयु, जिसको ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? ये बीने ने दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। एक क्या है ये? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया, इनको तो आपको रट लेना है। डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी, और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी रहेगी, और डिस्कैल्कुलिया क्या रहेगी? पठन अक्षमता रहेगी, रीडिंग डिसेबिलिटी। मैंने तीनों बता दिया आपको। तीनों राइटिंग वाली कौन सी रहेगी? राइटिंग वाली रहेगी ये डिस्ग्राफिया, रीडिंग वाली डिस्कैल्कुलिया, और मैथमेटिक वाली रीडिंग वाली कौन सी रहेगी? डिसलेक्सिया, लेकिन मैथमेटिक्स वाली डिस्कैल्कुलिया। आई होप आपको क्लियर हो गया।